Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Our today's topic is psychosocial aspects of gender and sexuality. Before discuss the key elements of gender and sexuality, we should clear the definition of sexuality. According to the WHO, sexuality is a central aspect of a being human that encompasses sex, gender identity, role, sex orientation, eroticism, pleasure, and intimacy, reproduction. So the main purpose of sexual activity is to reproduce the offspring. This is a main function of sexual activity. But this whole process has a different dimensions. If any one dimension disturbed, the whole procedure become playerless and disturbing. One by one, we discuss the each dimension of sexual activity. According to WHO, the sexual activity has a player activity, but in all of dimension should be clear and at their optimal level. Everybody has to clear about their sex role, gender identity, sex orientation, and physical stimulation, and feel pleasure during the all sexual activity. Then this process complete for the reproduction. यानी कि इन सादा अल्फाज में अगर हम कहें कि सेक्स का जो मेन मकसद है वो रिप्रोडक्शन है, लेकिन इस रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में जो डिफरेंट डायमेंशंस है, हर डायमेंशन का अपने ऑप्टिमल लेवल तक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बोथ द पार्टनर हैव क्लियर कंसेप्ट अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड प्ले full role in their sexual activity. Then the physical fitness is very important for playerness in this process. तो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो सबसे अहम चीज़ होती है वही रिप्रोडक्शन है, लेकिन रिप्रोडक्शन तक पहुंचने तक इस प्रोसेस में जितनी भी फेजेस हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, उन सब का अपने मैक्सिमम लेवल तक होना बहुत ज़रूरी है. अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस होती है तो ये सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है. तो सेक्सुअल एक्टिविटी is a physical activity, but without mental presence and mental readiness, this player activity become the boring. अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए सबसे पहले इंसान को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. अब सेक्सुअल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन जो है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंसान के बिलीव रिगार्डिंग सेक्स, कि सेक्स के बारे में उस शख्स के बिलीव क्या हैं. फिर उन बिलीव की ही बेस पे डिज़ायर पैदा होती है. वो डिज़ायर फैंटेसी क्रिएट करती है, फैंटेसी थॉट्स लेके आते हैं. ये सारे थॉट्स हैं, ये बेस करते हैं उसकी वैल्यूज़ पर. जिस तरह की पार्टनर की वैल्यू होती है, कपल की वैल्यू होती है, उसी तरह के उसके बिलीव होते हैं रिगार्डिंग सेक्स. और जैसे बिलीव होते हैं फिर उसी पे उसकी फैंटेसीज बनती हैं, उसकी डिज़ायर होती है. और जैसे ही इंसान के थॉट्स होते हैं वैसे फिर फीलिंग जनरेट होती है और वो फीलिंग कन्वर्ट होती है सेक्सुअल बिहेवियर में. और ये सेक्सुअल बिहेवियर विदाउट थॉट्स पॉसिबल नहीं है, और ये डिपेंड करता है जो पार्टनर होते हैं उनके आपस के रिलेशन में, उनके आपस के लव एंड अफेक्शन में. जब तक जो पार्टनर होता है उनकी आपस में लव एंड अफेक्शन और मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो इस सारे प्रोसेस को प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन हो सकता है. तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर करनी है. सबसे पहले बायोलॉजिकल फिटनेस एंड सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल फिटनेस. साइकोलॉजिकल फिटनेस में जो बिलीव्स हैं रिगार्डिंग सेक्स, यहाँ ये देखने में आया है कि अगर इंसान के बिलीव्स रिगार्डिंग सेक्स
इतने क्लियर ना हो, या ऐसे फैमिलीज़ में से ये केसेस देखने में आए हैं कि जहाँ सेक्स के बारे में बात करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, वहाँ जब इस नौबत पे वो लोग पहुँचते हैं तो वो फिज़िकली सही तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, और वो इसको फिज़िकली किसी अबनॉर्मेलिटी के ही नाम पे परसीव करते हैं, जबकि असल में वो उनके सिर्फ जो थॉट्स होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये बात क्लियर करनी चाहिए कि फिज़िकली फिटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल फिटनेस है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें सबसे अहम चीज़ जो बिलीव्स होते हैं रिगार्डिंग सेक्स। तो सबसे पहले हम अगर सेक्सुअल एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें दोनों जो हेल्थ है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब सेक्सुअलिटी या ये सेक्स प्रोसेस या सेक्सुअल एक्टिविटी किन किन फैक्टर से मुतासर होती है, या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सारे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें बायोलॉजिकल सेक्स, यस ऑफ कोर्स, कि जब तक इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा वो परफॉर्म सही नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल, जिसमें थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, ये सारे जब तक फिट नहीं होंगे उस वक्त तक सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो सकती। उसके अलावा इन दोनों के दरमियान जो अहम चीज़ होती है वो है सोसाइटी। अब एक शख्स सोसाइटी में रहते हुए किस तरह परसीव करता है सेक्सुअल एक्टिविटी को, वो उसी तरह परसीव करेगा जिस तरह उसने लर्न किया है। इन सिंपल वी कैन से दैट सेक्सुअल पैटर्न, सेक्सुअल बिलीव कंसिस्ट ऑन सोशल रिएक्शन and other one is socio-economical status, political condition, culture, history, religion and spirituality। अगर इसको हम शॉर्टकट में बताएं तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर एक बायोलॉजिकली, नंबर टू साइकोलॉजिकली। अब किस जो जितने बाकी फैक्टर हैं, सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है या कल्चर है, लीगल है, हिस्टोरिकल है या रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, ये सारे किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब करते हैं अब जो पेशेंट होता है या जो जो इंडिविजुअल होता है उसकी कॉग्निशन को। जब कॉग्निशन डिस्टर्ब होगी ड्यू टू एनी रीजन, इफ द disturb the personal cognition, then sexual activity influence. So both the pillar of sexual activity is biological and psychological. Psychological pillar disturbed due to any reason, which include economical problems, political problem, culture bonding, customs, norms, religious belief and spirituality standard. These are all disturb cognition, and these are all elements strengthen the individual cognition. So the both pillars is important for sexual activity। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सारे प्रोसेस को पर्टेन कौन से फैक्टर करते हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी को पर्टेन करते हैं, जो प्रोलॉन्ग करते हैं। उनमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो होते हैं सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दीज आर द four basic factors which influence are pertaining the sexual or human, especially human sexuality, because sexual activity also seen in animals, but these four elements not include in animal activity, it's only involved in human sexual activity। And now we discuss one by one। First of all we discuss what is sexual identity। sexual identity क्या है? sexual identity biological determination of an individual which determined by chromosomic makeup, external and internal genitalia and hormones। ये दो चीज़ें हैं जो biologically determine करती हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जब तक ये आइडेंटिटी नहीं होती, ये शिनाख्त होती है किसी भी फर्द की कि वो मेल है या फीमेल, और ये दोनों आइडेंटिटी जो होती हैं ये बेस करती हैं क्रोमोसोम पे और उसके एक्सटर्नल, इंटरनल, जेनिटल एंड हार्मोन्स पे। हम इनको सिंपल कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी स्टडी शो दैट all genitalia in both XS and XY embryology is identical female
The presence of genes such as SRY and S0X9 leads to the production of androgen, which then cause the genitalia to differentiate into male in the 6th week of life. In the absence of these genes, the genitalia develop and differentiate as female. In normal individual, all these factors may fall into one or the other classification of either male or female. In individual with ambiguous genitalia or chromosomal abnormalities such as Klinefelter, इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि XXY, यानी कि XX जो फीमेल की तरफ से होता है और Y मेल की तरफ से। अब इसमें क्या एक X ज़्यादा है, एंड टर्नल सिंड्रोम जिसमें X एक है और Y की प्रेजेंस नहीं है। दिस में बी नॉट इन केस इन hermaphrodism. Both ovaries and testes may coexist in the same individual while has a genotypically of 46XX and 46XY. Ovarislingi and adrenal hyperplasia, the most common female intersex disorder, can be caused by an XX fetus become exposed to excessive androgen. These are the abnormalities of which generate due to chromosomal abnormality or other body mechanisms. So we can say that biological determination depend on chromosome and genetic makeup. And the next one is gender identity. Gender identity is a social makeup. हम ये कह सकते हैं कि gender identity को लिटरेरी वर्ड में हम कहते हैं कि ये इंसान की सोसाइटी जो है वो एक शख्स को सिखाती है बचपन से लेके जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, तो जो सोसाइटी होती है उसको इसकी आइडेंटिटी फ्राहम करती है कि वो क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको जेंडर आइडेंटिटी को अफेक्ट करते हैं। जिसमें बच्चे का जो होता है टेम्परामेंट होता है कि जब बच्चा पैदा होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल, जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू होता है सराउंडिंग से उसे कहा जाता है। मसलन अब एक बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तुम ये काम क्यों करती हो, उसको करना कहते हैं। ऐसे ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा सीखता है कि जो मुज़क्कर का सीगा है वो मेरे लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा मैं मेल हूँ। ऑन द सेम लाइन द सेकंड जो चीज़ है वो मोनस के तौर पे फीमेल के लिए यूज़ की जाती है और यही वक्त के साथ साथ उसको जेंडर आइडेंटिटी में लेके आती है। और इसी की बेस पे जो बच्चा होता है वो अपना एटीट्यूड डेवलप करता है और वो एटीट्यूड कहाँ से आता है, वो एटीट्यूड वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये फर्स्ट 3 ईयर में बच्चा अपनी जेंडर आइडेंटिटी कंप्लीट कर लेता है, उसे अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। यहाँ हम सिंपल कह सकते हैं कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म एंड जेंडर इज अ लिटरेरी और सोशल टर्म। जेंडर जो है वो सोशली डिफाइन करता है। अब जैसे भी आप मेल को डील करते हैं, अब मेल के लिए जो डिफाइन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी कि वो गुड़ियों से नहीं खेलेगी, वो घर नहीं छोटे मोटे बना के वहाँ गुड़ियों के मेकअप करेगी, उनकी चूड़ियाँ सिलेक्ट करेगी या उनके मेकअप करेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीमेल के तरफ हैं। और मेल की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गाड़ियों से खेलेगा, गन से खेलेगा, जो उसे बचपन से लेके उसके बड़े होने तक सोसाइटी हर स्टेप में उसे बताती है कि उसने किस तरह अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन करना है। मसलन अगर कोई मेल दुपट्टा लेता है तो उसे जेंडर आइडेंटिटी के तौर पे ये बताया जाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो लड़कियों वाला काम है। या एक लड़की जो है वो मेल आइडेंटिटी के जो पैरामीटर है उस पे वो काम करती है, तो जो सोसाइटी है, जो उसके पेरेंट्स है, उसको इस चीज़ पे स्नब करते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये लड़कों वाला काम है। तो वो जो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो जेंडर आइडेंटिटी है वो सोसाइटी उसकी तय करती है और उसमें जो मेन रोल होता है उसके प्राइमरी ग्रुप का होता है। प्राइमरी ग्रुप में उसके फैमिली मेंबर्स जो घर वाले आते हैं, उसे शुरू से जो अकॉर्डिंग टू जेंडर आइडेंटिटी डिफाइन द रूल कि एज ए फीमेल यू हैव टू डू इट एंड एज ए मेल यू हैव टू डू इट। सो जो जेंडर आइडेंटिटी है ये पहले 3 साल में जो प्राइमरी ग्रुप है वो उसको डिफाइन कर देती है। ये जो जेंडर आइडेंटिटी है ये फिर उसे
आगे जाके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें उसका अपना रोल डिफाइन करती है। ऑन द बेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बोथ द पार्टनर आइडेंटिफाई their role during the sexual activity. And next one is sexual behavior. Sexual behavior is third important factor. Now we discuss the main brain area which involve in sexual activity, which is very important. As we already discussed, psychiatric or psychological makeup is very important for sexual activity. Which area belongs to the sexual behavior? The most important area, as you know, that इमोशनल, जो कह लें इमोशन स्टोर है, वो होता है हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे इमोशन में। एज वी नो दैट सेक्सुअल बिहेवियर इज अ इमोशनल स्टेट, सो emotional state also generate from the limbic system, and especially hippocampus is the specific area which is responsible for sexual desire. Hippocampus stimulation generate the sexual desire, and preoptic area interior thalamus nuclei generate the penile erection. And in female the sexual gratification gain the specific area of the brain regulate the sexual gratification or orgasm in female. Orgasm means and peak player of sexual activity, and it is noted that during the sexual activity the female feel relaxed from that area which involve in anxiety. In simple language we can say that which area responsible for anxiety and fear during the sexual activity. Female, this area seen low activity, it means this area is calm. And next one is cerebral cortex. Cerebral cortex regulate and process the sexual stimulus, and prefrontal cortex inhibited are sexual impulses. These are the basic brain area which involve in sexual activity. So orbital frontal cortex, this specific area generate the emotional input from the amygdala, and right caudal nucleus determine the whether sexual arousal will lead to sexual activity or only at the level of fantasy. And left interior geniculate cortex, sexual arousal hormone control. This area control the sexual hormones. And the next one is sexual behavior afferent input from the pelvic, pudendal and hypogynous nervous panel limbocaustic segments sexual reflexes mediate. This is the brain area which involve in the sexual activity. So these are the basic brain area which involve in whole sexual activity. And when we can say that psychological health is very important for sexual activity, because if a person is disturbed due to any reason, then these area disturbed and not perform properly, so during the sexual activity these area not function at their optimal level, and this whole process show the abnormality in sexual activity. Thank you very much.